दुल्हन बनी किरण सड़क के बीच बैठती चली गई। उठो किरण, अंदर चलो, वो जा चुका है। श्याम ने इसके कंधे पे हाथ रखे करब से कहा तो वो एकदम उठते इसके चेहरे पे थप्पड़ जड़ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। किरण असफंद की दुल्हन बनी थी, लेकिन निकाह से चंद लम्हे पहले असफंद इसे छोड़ गया। रात को श्याम इसके कमरे से निकलता देखा गया था और इसकी चच्ची ने ये बात दूल्हे वालों को बता दी। मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। इरशाद बेगम बुरी तरह रो दी। सभी तरहम भरी निगाहों से इसे देख रहे थे। मैं करूँगा आपकी बेटी से निकाह। बहुत हवाओं में उड़ रही थी। अब गरीब शख्स से शादी करनी पड़ी। मज़ा आ गया। इसकी कज़न्स खुश हो रही थी जब अचानक ब्लैक गाड़ियों की कतार वहाँ आ खड़ी हुई और किरण को वेलकम। शादी वाले घर की रौनकें और शहनाइयाँ तो दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं, मगर किसी को क्या मालूम था कि इन रंगीन रोशनियों के पीछे एक ऐसा तारीक साया भी मंडला रहा है जो चंद ही घंटों में सब कुछ मलियामेट करने वाला था। किरण अरूसी जोड़े के इंतखाब में मसरूफ़ अपनी कज़न्स के दरमियान घिरी चहक रही थी और इसके चेहरे पर मौजूद हया और खुशी का नूर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। असवन से इसका रिश्ता बचपन का तो नहीं था, मगर मोहब्बत ऐसी थी जैसे सदियों का साथ हो, और असवन ने भी कभी किरण को ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो इसके बगैर जी सकता है। लेकिन इसी हंसते मुस्कुराते घर के बाहर गली के कोने में खड़ी एक पुरस्रार काली गाड़ी में बैठा श्याम खामोशी से इस घर की खुशियों को देख रहा था, जिसकी आंखों में ना तो कोई हसरत था और ना ही कोई खुशी, बल्कि एक ऐसा गहरा कर्ब और सस्पेंस था जिसे पढ़ पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। चच्ची इरशाद बेगम के कानों में मुसलसल ये जहर घोल रही थी कि असवंत का ख़ानदान बहुत ऊंचा है और हमारी किरण वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी। मगर इरशाद बेगम अपनी बेटी की खुशी में इतनी मगन थी कि इन्होंने चच्ची की किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और बस अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं कि इनकी यतीम बेटी का घर इतने अच्छे लायक लड़के के साथ बसने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ श्याम अपने मोबाइल पर किसी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था और इसके चेहरे पर बढ़ती हुई संजीदगी ये बता रही थी कि कोई बहुत बड़ा तूफान है जो आहिस्ता आहिस्ता इस घर की तरफ बढ़ रहा है। मगर वो खुद को अभी सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वो सही वक्त का मुंतज़िर था और यही वो चाल थी जो इसने बहुत सोच समझ कर चली थी। मेहंदी की रात जैसे ही शुरू हुई तो पूरा घर गाने बजाने और हंसी मजाक से गूंज उठा और किरण के कज़न इसे छेड़ते हुए असवंत के नाम के गीत गा रही थी। मगर इसी दौरान किरण के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया, जिस पर लिखा था कि जिसे तुम अपनी ज़िंदगी समझ रही हो वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा है। और ये मैसेज पढ़ते ही किरण के हाथ कांपने लगे और इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो इस नंबर पर कॉल करती, इसकी चच्ची ने इसके हाथ से मोबाइल झपट लिया और मुस्कुरा कर कहने लगी कि दुल्हन को शादी के दिन इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और इस तरह वो सच्चाई एक बार फिर दब गई जो बाहर आने के लिए तड़प रही थी। श्याम ने जैसे ही देखा कि असवंत की गाड़ी मोहल्ले में दाखिल हो रही है तो इसने अपने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया, जो बज़ाहिर आम कपड़ों में मोहल्ले के इर्द गिर्द फैले हुए थे, और कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि यह गरीब और सीधा सादा सा नज़र आने वाला श्याम दरअसल किसी नेटवर्क को हैंडल कर रहा है और इसका असवंत के साथ क्या पुराना हिसाब किताब है जो वो इस शादी की रात ही बराबर करने का इरादा रखता था। रात के 12 बजे जब सब मेहमान रुखसत हो गए और पूरा घर थकन की वजह से गहरी नींद सो गया, तो पूरे मोहल्ले पर एक अजीब सा सकूत तारी हो गया। और इसी गहरी रात के अंधेरे में एक साया बहुत एहतियात से कदम उड़ाता हुआ किरण के कमरे की अकबी खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, जिसका मकसद किरण को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस होलनाक सच्चाई से पर्दा उठाना था जो इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने वाली थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चच्ची इस वक्त पानी पीने के लिए बावर्ची खाने की तरफ आई थी और इनकी नज़र इस साए पर पड़ गई जो बहुत खामोशी से किरण के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। और चच्ची के चेहरे पर इस वक्त खौफ के बजाय एक मकराना मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि इन्हें किरण और इरशाद बेगम को नीचा दिखाने का वो मौका मिल गया था जिसकी तलाश वो बरसों से कर रही थी। रात का पिछला पहर था और पूरे घर पर थकन की वजह से एक गहरा सकूत तारी हो चुका था, मगर किरण के कमरे के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहां अंधेरे में अचानक एक साया नमूदार हुआ तो किरण खौफ से चीखने ही वाली थी कि इस पुरस्रार शख्स ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया, और ये कोई और नहीं बल्कि श्याम था,
जिसकी आंखों में इस वक्त कोई आवारगी नहीं बल्कि एक अजीब सी इल्तिजा और खौफ था जो किरण को साकत कर गया। और सयाम ने इंतहाई धीमी मगर कांपती हुई आवाज़ में कहा कि अगर तुम अपनी और अपनी माँ की इज्जत चाहती हो तो मेरी बात खामोशी से सुनो, क्योंकि तुम्हारा मंगेतर असफंद वो इंसान नहीं जो वो खुद को दिखाता है, और एक नंबर का फ्राडिया और लालची शख्स है जो सिर्फ तुम्हारे वालिद की इस कीमती जायदाद के लिए तुमसे शादी कर रहा है, जिसकी पावर ऑफ टार्निकल निकाह के बाद इसे मिलने वाली है। और ये सुनते ही किरण ने झटके से श्याम का हाथ अपने मुंह से हटाया और इसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी दौड़ गई, क्योंकि वो उस फन पर अंधा यकीन करती थी। और इसने श्याम को हकारत से देखते हुए कहा, तुम जैसे गरीब और छोटे इंसान की ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरे पाकीज़ा रिश्ते पर इतना बड़ा दाग लगाओ? तुम जलते हो इससे, क्योंकि वो ज़िंदगी के हर मैदान में तुमसे आगे है। और अब तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी और इसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर किरण के पेट पर रखा और कहा कि इस लिफाफे में असफंद के वो तमाम सबूत और इसकी असल हकीकत मौजूद है, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मैं कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ, इसे पढ़ लो और इस बर्बादी से बच जाओ जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। मगर इसी दौरान कमरे के बाहर खिड़की के पास खड़ी चच्ची के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी थी, क्योंकि इन्होंने खिड़की की जाली से श्याम को किरण के बिल्कुल करीब खड़े और बातें करते देख लिया था। गर्चे वो अंदर की आवाज़ें साफ नहीं सुन पा रही थी, मगर इनके शैतानी दिमाग ने इस मंजर को अपने हक में तस्लीम इस्तेमाल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। और वह हंसी दबा दबा कर हंसती हुई वहां से पीछे हट गईं, ताकि सुबह ऐसा तमाशा खड़ा कर सकें जिसकी गूंज पूरे खानदान में सुनाई दे। जबकि कमरे के अंदर किरण ने गुस्से और तैश में आकर वो लिफाफा बगैर खोले डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि इसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इसके ख्वाबों का शहजादा असफंद कोई धोखेबाज हो सकता है। और श्याम ने जब किरण की जिद देखी तो इसने गहरा सांस लिया और एक सर्द निगाह इस पर डालते हुए कहा, काश तो मेरी बात मान लेती किरण, क्योंकि अब जो तूफान आएगा इसे रोकना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। और वो इसी खामोशी से खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया, जहां अंधेरे में खड़ी काली लग्जरी गाड़ी के पास पहुंचते ही इसके घास ने इसे बताया कि सर असफंद ने अपने अकाउंट से भारी रकम किसी नामालूम जगह ट्रांसफर की है और वह कल निकाह के वक्त कुछ बड़ा करने वाला है। जिस पर श्याम के चेहरे पर एक जलाल आ गया और इसने सर्द आवाज में कहा कि असफंद को जो खेल खेलना है खेलने दो, मगर वो ये भूल गया कि इस खेल का असल मास्टरमाइंड मैं हूँ और मैं किरण की जिंदगी को इस जहन्नुम में गिरने से पहले ही बदल दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को सबकी नजरों में गिराना ही क्यों ना पड़े। और दूसरी तरफ जैसे ही सुबह का सूरज तलु हुआ तो पूरा घर निकाह की तैयारियों में मसरूफ हो गया। इशाद बेगम बेटी का रूसी जोड़ा देखकर नहाल हो रही थी और किरण भी रात की बात को एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि चच्ची फोन पर असफंद की माँ के कान भर रही थी और कह रही थी कि जल्दी आओ और अपनी आंखों से अपनी होने वाली बहू के लक्षण देख लो। और इस तरह निकाह का वक्त करीब आने के साथ ही मोहल्ले में बारात की आमद का शोर तो मच गया। सुबह का सूरज तो तलू हो चुका था, मगर इस रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा अब आहिस्ता आहिस्ता किरण के घर को अपने घेरे में ले रहा था और पूरा घर मेहमानों की चहल पहल, ढोलक की थाप और शादी के गीतों से गूंज रहा था। जहां एक तरफ इरशाद बेगम अपनी बेटी को कायनात की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनते देखकर आंसू बहा रही थी, तो दूसरी तरफ किरण के दिल में रह रहकर रात की वो सनसनीखेज बात गूंज रही थी जो श्याम ने अपने दावे से कही थी। मगर जैसे इसने आईने में खुद को देखा तो इसने अपने ख्यालात को झटक दिया, क्योंकि बाहर बारातियों के इस्तकबाल के लिए चच्चा और मोहल्ले के लोग फूलों के हार लिए खड़े थे और शहनाइयों की आवाज़ बता रही थी कि यशवंत की बारात आ चुकी है। लेकिन जैसे ही यशवंत की गाड़ी से इसके वालिदैन और रिश्तेदार उतरे तो इनके चेहरों पर शादी की खुशी के बजाय एक अजीब सी सख्ती और गुस्सा था, जिसे देखकर चच्चा के माथे पर बल पड़ गए। मगर इन्होंने बात संभालते हुए सबको अंदर बिठाया, जहां निकाह ख्वाम भी अपने कागजात खोले तैयार बैठा था और सब असफंद का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं आया था। और जब चच्चा ने असफंद के वाले से पूछा कि दुल्हा मियाँ कहाँ है, तो असफंद की माँ ने तीखी नजरों से पूरे मजमे को देखा और ऊंची आवाज में बोली कि दुल्हा तो तब आएगा जब इस बेहया लड़की का हिसाब होगा जिसका निकाह मेरे बेटे से पढ़ाने जा रहे हैं। और ये जुमला सुनते ही जैसे पूरे हाल में सांप सूंघ गया और इरशाद बेगम हड़बड़ाकर आगे बढ़ी कि बहन जी आप ये क्या कह रही हैं, मेरी बेटी तो भी अंदर हुजरे में बैठी है। तो इसी वक्त चची मकाराना मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी और बोली कि इरशाद भाभी अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रात के पिछले पैर मैंने खुद अपनी आंखों से मोहल्ले के इस आवारा और गरीब श्याम को किरण के कमरे की खिड़की से निकलते देखा है। और ये दोनों रात गए कमरे में अकेले क्या कर रहे थे, इसका जवाब तो अब यहीं देंगे। और ये सुनते ही जैसे हाल की छत इरशाद बेगम पर आ गिरी और वह वहीं जमीन पर बैठ गईं, जबकि अंदर कमरे में बैठी किरण जब ये तूफान सुनकर बाहर भागी तो सबकी तरह भरी और हकारत अमेज नजरें इसके अरूसी जोड़े को दागदार कर रही थी।
और असफंद के वालिद ने गुस्से में निकाहनामा फाड़ते हुए कहा, ऐसी बदचलन लड़की की बारात हम अपने घर नहीं ले जा सकते। और वह सब तमाशा बनाकर वहां से निकल गए। जिसके बाद किरण दीवानावार सड़क की तरफ भागी कि शायद असफंद बाहर खड़ा हो और उसे सच बता सके। मगर सड़क सुनसान थी और असफंद का कहीं नामो निशान नहीं था। जिस पर वो अपने भारी लहंगे के साथ सड़क के बीचों बीच बैठती चली गई और उसके आंसू सड़क की धूल में मिलने लगे। जबकि कजन सूर खड़ी हंस रही थी कि बहुत हवाओं में उड़ रही थी। अब देखो कैसे गरीब से शादी करनी पड़ेगी। और इसी कर्ब के आलम में श्याम ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा और इंतहाई दर्द से कहा कि उठो किरण, अंदर चलो, वो जा चुका है। तो किरण ने एकदम उठते ही अपने पूरे वजूद की ताकत से श्याम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चीख कर बोली कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी लम्हे गली के मोड़ से तेज हान की आवाज आई और काली चमकती हुई महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला सायरन बजाता हुआ वहां आकर रुका, जिसमें से दर्जनों सूटर बूटर गाज निकले और इन्होंने श्याम के सामने सर झुकाकर कहा, वेलकम सर, टोर वेलकम भाभी। जिसे देखकर चची, चचा और कजन्स के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि जिस श्याम को वो गरीब समझ रहे थे वो तो कोई बहुत बड़ा शहंशाह निकला। सड़क पर खड़े तमाम लोगों के सांस जैसे हलक में अटक चुके थे और चची और कजन्स जो भी चंद लम्हे पहले किरण की बर्बादी पर तालियां बजा रही थीं, इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि चमकती हुई काली गाड़ियों का वो शहाना काफिला किसी फिल्मी मंजर की तरह इस गरीब मोहल्ले के बीचों बीच रुका। और श्याम, जिसके चेहरे पर अब तक एक आम मैनेजर की आजिज़ी थी, इसकी शख्सियत में ऐसी हैबत और रौब आ चुका था जिसके सामने वहां खड़ा कोई एक शख्स भी आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। और गार्ड्स ने जैसे ही वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर श्याम और किरण को झुककर सलाम किया, तो किरण को अपने गालों पर बहते आंसुओं के साथ श्याम को यूं देखने लगी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इसकी जिंदगी को निगलने वाला कोई जलाद हो। मगर दूसरी तरफ इरशाद बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर बुरी तरह रो रही थी और मोहल्लेदारों की तू तू से बचने के लिए इन्होंने तड़पकर श्याम का हाथ थाम लिया कि बेटा, खुदा के लिए मेरी बेटी का दामन इस रुसवाई से बचा लो, चाहे तुम गरीब हो या अमीर, मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ। और श्याम ने इरशाद बेगम के सर पर हाथ रखा और इंतहाई संजीदा मगर गरजदार आवाज में सबके सामने कहा, आज के बाद अगर किसी ने भी किरण की तरफ उंगली उठाई या इसकी पाकदानी पर शक किया तो मैं इस पूरे मोहल्ले को मिटा दूंगा। और फिर इसने नफरत से तिल मिलाती हुई किरण का हाथ मजबूती से थामा, जिसके चुंगल से आजाद होने के लिए तड़प रही थी, मगर अपनी माँ की सफेद चादर की लाज रखने के लिए वो इस काली गाड़ी के अंदर बैठने पर मजबूर हो गई और निकाह हो गया। और जैसे ही गाड़ियों का वो काफिला वहां से रवाना हुआ तो चची ने हसद की आग में जलते हुए चचा से कहा कि देखो, आपने ये गरीब लड़का तो कोई बहुत बड़ा माफिया निकला, इसने जानबूझकर हमारे खानदान को बदनाम किया ताकि किरण को उठाकर ले जा सके। लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ किरण श्याम से दूरी इख्तियार किए सीट के एक कोने से लगी रो रही थी और इसने गुस्से से श्याम की तरफ देखकर कहा कि तुमने दौलत का ये झूठा खेल क्यों रचाया? अगर तुम इतने ही अमीर थे तो हमारे मोहल्ले में एक मामूली नौकर बनकर क्यों रह रहे थे? और तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी क्यों उजाड़ी? जिस पर श्याम ने गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए इंतहाई सर्द और बेरुखी से जवाब दिया कि मैंने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ी नहीं है, बल्कि तुम्हें इस जहन्नुम से निकाला है जिसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। और अब तुम चुप करके बैठो, क्योंकि तुम मेरी इस दुनिया में जा रही हो जहाँ तुम्हारे ये आंसू और ये चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। और ये सुनते ही किरण के दिल में एक नया खौफ बैठ गया कि आखिर श्याम का स्वरूप क्या है। गाड़ियां जैसे ही शहर के सबसे पोश और महंगे इलाके में वाक़ एक बहुत बड़े और आलीशान महल नुमा बंगले के सामने रुकी तो वहां का जाहो जलाल देखकर किरण की रही सही सकत भी जवाब दे गई, क्योंकि वहां दर्जनों मुलाजमीन सफ़े बांधे खड़े थे और पूरे बंगले को किसी रानी के इस्तकबाल की तरह लैंपों की रोशनी से सजाया गया था। मगर किरण के लिए ये कोई महल नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत का कब्रिस्तान था, जहाँ श्याम इसे बाजू से पकड़कर अंदर लाया। और जैसे वो दोनों एक बहुत बड़े और पुरतईश मास्टर बेडरूम में दाखिल हुए तो श्याम ने झटके से किरण का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर मोहल्ले वाली वो नरमी या तड़प अब दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तकब्बुर और सर्द मैरी थी जो किसी भी इंसान का खून जमा दे। और इसने अपने कोट के बटन खोलते हुए किरण से कहा कि ये तुम्हारा कमरा है और आज से तुम इस घर की मालकन हो। तुम्हें दुनिया की हर आसाइश मिलेगी, मगर याद रखना तुम मेरे दिल में नहीं बल्कि सिर्फ इस घर में एक कैदी की तरह रहोगी। और मुझसे किसी भी किस्म की मोहब्बत या बीवी वाले हकूक़ की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ एक फ़र्ज़ के तहत की है, किसी शौक में नहीं। और ये सुनते ही किरण का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि इसकी खुददारी को बुरी तरह कुचला गया था। और इसने अपने भारी रूसी लहंगे को समेटते हुए श्याम के सामने आकर कहा, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे तो क्यों बने मेरे मुहाफिज, क्यों खड़े हुए सड़क पर मेरा हाथ थामने? मैं तो उस फन की जुदाई में वहीं मर जाती, वो तुम्हारी झूठी हमारे से 1000 गुना बेहतर था। जिस पर श्याम की आंखों में एकदम गुस्से की सुर्ख चमक उभरी और इसने किरण के चेहरे के करीब आकर कहा, असफंद का नाम दोबारा इस जुबान पर मत लाना,
क्योंकि वो एक ऐसा गंदा नाम है जो तुम्हारी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट जाता। और अगर मैं रात को तुम्हारे कमरे में ना आता तो शायद सुबह तक तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। और ये कहकर श्याम गुस्से में कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया। जिसके बाद किरण वहीं फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि श्याम असफंद के खिलाफ इतनी नफरत क्यों कर रहा है, जबकि असफंद तो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। और इसी रात जब पूरा महल सो गया तो श्याम अपनी स्टडी रूम में अकेला असफंद की कुछ खुफिया तस्वीर और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देख रहा था, और उसकी आंखों में गहरा करब था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने पर छुपाए बैठा हो, जिसे वो किरण को बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस सच्चाई के पीछे खुद किरण के खानदान का एक ऐसा होलनाक गुनाह छुपा था जो अगर बाहर आ जाता तो किरण जीते जी मर जाती। महल की सुबह तो तलू हो चुकी थी, मगर किरण की जिंदगी का अंधेरा जू का तू बरकरार था। जहाँ सूरज की पहली किरण ने जब इसके सूजे हुए चेहरे और बिखरे हुए रूसी लिबास को छुआ तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेबस लड़की हो। और मुलाजमा ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाकर इसे नाश्ते के लिए नीचे आने का कहा तो किरण ने अपनी खुददारी को बिखरे हुए टुकड़ों की तरह समेटा और अलमारी में मौजूद एक सादा सा सूट निकाल कर पहन लिया, क्योंकि वो इस घर की इमारत पर थूकना भी गवारा नहीं करती थी। लेकिन जैसे वो नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वहां श्याम पहले से मौजूद था, जो बिजनेस सूट में पहने अखबार पढ़ने में मसरूफ था। और इसकी शख्सियत का वो रूप देखकर नौकर चाकर इसके सामने दम साधे खड़े थे। मगर किरण ने बगैर डरे इसकी मेज पर अपने हाथ मारे और ऊंची आवाज में कहा, मुझे यहाँ ऐशोआराम नहीं चाहिए श्याम, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने मुझे किस गुनाह की सजा दी, और रात को तुमने असफंद के बारे में जो बकवास की थी इसका सबूत क्या है तुम्हारे पास। जिस पर श्याम ने अखबार बहुत आराम से नीचे रखा और अपने घास को बाहर जाने का इशारा किया, जिसके बाद हाल में सिर्फ वो दोनों अकेले रह गए। और श्याम ने अपनी सर्द और काटदार नजरें किरण के चेहरे पर जमाते हुए कहा कि सबूत वक्त आने पर खुद तुम्हारे सामने रेंगता हुआ आएगा किरण। और जहाँ तक सजा की बात है तो शुक्र करो तुम इस वक्त एक आरामदा महल में सांस ले रही हो, वरना असफंद तुम्हें जिस बाजार में बेचने का प्लान बना चुका था वहां तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई ना होता। और यह औलनाक जुमला सुनते किरण के पांव तले से जमीन निकल गई और उसने तैश में आकर मेज पर पड़ा पानी का गिलास श्याम के चेहरे पर फेंकना चाहा, मगर श्याम ने फीती से इसका हाथ थाम कर ही जकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि किरण के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली और श्याम ने इसकी आंखों में झांकते हुए इंतहाई धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, मुझ पर हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं जितना नरम बन सकता हूँ इससे 1000 गुना ज्यादा सख्त होना भी जानता हूँ। और वो इसे वहीं छोड़कर गुस्से में बाहर निकल गया। जहां बाहर काली गाड़ी में बैठते ही इसके सेक्रेटरी ने इसे बताया कि सर असफंद शहर से गायब हो चुका और इसका फोन भी बंद है। जिस पर श्याम ने गहरा सांस लिया और कहा कि इसे ढूंढो, क्योंकि वो जितना दूर जाएगा सच इतना ही देर से सामने आएगा। और दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में वापस आकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि एक तरफ श्याम के ये खौफनाक दावे थे और दूसरी तरफ असफंद की वो मासूम मोहब्बत जो इसे झूठी नहीं लगती थी। दिन गुजरते जा रहे थे और महल के सोने के पिंजरे में किरण और श्याम के दरमियान नफरत की दीवार मजीद ऊंची होती जा रही थी। मगर इसी दौरान एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया, क्योंकि श्याम का सेक्रेटरी जब इसके ऑफिस में दाखिल हुआ तो इसे एक पुरानी फाइल थमाया जो 20 साल पुरानी थी। और यहाँ ये सच्चाई खुलती है कि श्याम कोई आम कारोबारी शख्स या माफिया नहीं, बल्कि वो शहर के सबसे बड़े और ईमानदार बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है, जिसके वालिद को 20 साल पहले एक बहुत बड़े कारोबारी धोखे में फंसाया गया। और वो धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि किरण के अपने मरहूम वालिद और चचा थे, जिन्होंने मिलकर श्याम के खानदान को सड़क पर ला खड़ा किया। और श्याम के वालिद इस आदमी से हार्ट अटैक के बाद से इंतकाल कर गए, जिसके बाद श्याम की माँ ने इसे बहुत कस्मिस्परी में पाला और श्याम ने सारी इमारत अपने बलबूते पर खड़ी की। और वो इस मोहल्ले में सिर्फ अपने वालिद का बदला लेने आया था, लेकिन जब इसने देखा कि स्वर नाम का एक दूसरा धोखेबाज किरण के मासूम जज्बात से खेलकर इसके चचा के साथ मिलकर वही तारीख दोहराने जा रहा है, तो श्याम के अंदर का इंसान जाग गया और इसने किरण के वालिद के गुनाहों का बदला किरण से लेने की बजाय इसे असफंद के चुंगल से बचाने का फैसला किया, चाहे इसके लिए इसे खुद को पूरी दुनिया के सामने बदनाम ही क्यों ना करना पड़ा, क्योंकि वो दिल ही दिल में किरण की मासूमियत से मोहब्बत करने लगा था। मगर वो अपनी इस मोहब्बत को अपने इंतकाम को पीछे छुपाए बैठा था, जबकि दूसरी तरफ बंगले में मौजूद किरण को जब श्याम के ऑफिस का एक मुलाजिम गलती से ये बताता है कि श्याम दरअसल इस कंपनी के मालिक हैं जो कभी आपके वालिद की हुआ करती थी, तो किरण के जहन में एक धमाका होता है और इसे महसूस होता है कि श्याम के इस मोहल्ले में आने का मकसद सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इनकी जिंदगियों में शामिल हुआ था। और अब इसका शक श्याम पर मजीद गहरा हो जाता है कि श्याम ने ही असफंद को रास्ते से हटाया ताकि वो इनके खानदान से पुराना बदला ले सके। और वो रात को जब श्याम घर लौटता है
तो किरण इसके सामने खड़ी होकर कारा से हंसी और कहती है, अब मुझे समझ आया तुम इतने बड़े ड्रामेबाज क्यों हो। तुम मेरे वालिद का बदला मुझसे ले रहे हो ना। श्याम इसे देखकर एक तलख मुस्कुराहट अपने लब्बों पर लाता है और कहती है, अगर मैं बदला लेना होता तो किरण तो तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी होने के काबिल भी ना होती। महल की फिजा मजीद बोझल हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ किरण के दिल में अपने वालिद के माजी को लेकर सवालात उठ रहे थे, तो दूसरी तरफ इसके आसिफ चच्ची और कजन इसके इस अचानक अमीराना जिंदगी को हजम नहीं कर पा रही थी। और चच्ची ने नया चाल बुनना का फैसला कर लिया था ताकि किरण को इसके शोहर की नज़रों में भी गिरा सकें और इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे। एक शाम जब श्याम किसी कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, तो चच्ची और इनकी बेटियां अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह श्याम के इस आलीशान बंगले पर आ धमकी। जहां वहां का जाहो जला देकर इनके चेहरों पर हसरत की सुर्खी मजीद गहरी हो रही थी। इन्होंने अपनी यारी को छुपाते हुए किरण के सामने हमदर्दी का नाटक शुरू कर दिया और चच्ची ने किरण का हाथ थामकर इंतहाई मकाराना अंदाज में कहा, मेरी बच्ची, हमें तो रात भर नींद नहीं आती। तुम इस जलाद के पास कैसे जिंदगी गुजारती हो। हमें पता चला कि ये श्याम कोई सीधा साधा इंसान नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने दौलत के जोर पर असफंद को अगवा करवाया है ताकि तुम्हारे वालिद की बकिया जायदाद पर भी कब्जा कर सके। और वो मासूम असफंद तो तुम्हारी मोहब्बत में मारा मारा फिर रहा है। और ये सुनते ही किरण के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो, क्योंकि अब सिर्फ इसके दिल श्याम की खामोशी देखकर बाल को देखकर पिघल रहा था। और दूसरी तरफ चच्ची की इन बातों ने इसके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। चच्ची ने चलते चलते किरण के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन थमाया और सरगोशी करते हुए कहा, इसमें एक नंबर सेव है, इस पर बात करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असफंद किस हाल में है। और जैसे वो सब वहां से गई तो किरण इस फोन को देखकर शदीद कश्मकश में मुब्तला हो गई कि वो क्या करे। जब रात गए श्याम वापस लौटा तो इसने महसूस किया किरण का रवैया पहले से कहीं ज्यादा तलख और अजीब हो चुका है। मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि चच्ची इसके पीछे इसके घर में कितना बड़ा जहर घोल चुकी है। अगले 2 दिन महल में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सुकून जो किसी बड़े तूफान के आने का पेशे कहमा है। मगर इसी दौरान किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला खड़ा किया। हवा यूं के अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश के साथ सर्द हवाएं चलने लगीं। और इसी रात किरण को शदीद सर्दी के साथ तेज बुखार ने आ घेरा और वो अपने कमरे में अकेली बेसुध पड़ी तड़प रही थी। मगर इसकी खुददारी से श्याम को पुकारने की इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन श्याम जो रात के पिछले पैर पानी पीने के लिए नीचे जा रहा था, जब इसने किरण के कमरे से इसके कराने की धीमी आवाज़ सुनी तो वह तड़प कर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ किरण का पूरा वजूद बुखार की शिद्दत से तप रहा था और वो नीम बेहोशी की हालत में असफंदर अपनी माँ का नाम लेकर रो रही थी। श्याम ने बगैर एक पल ज़ाया किए मुलाजमीन को जगाने के बजाय खुद डॉक्टर को फ़ोन किया और पूरी रात खुद जाकर किरण के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता रहा। और इसकी आंखों में इस वक्त कोई इंतकाम या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेपनाह मोहब्बत और तड़प थी जो वो दुनिया से छुपाए बैठा था। और जब सुबह के वक्त किरण की आंख खुली तो इसने देखा श्याम इसके बेड के पास ही कुर्सी पर सर टकाए सो रहा है और इसके हाथ में अभी वो पट्टी मौजूद है जो वो रात भर इसके माथे पर रखता रहा। और ये मंजर देखकर किरण के दिल के किसी कोने में श्याम के लिए पहली बार एक शदीद तड़प और नरम गोशा पैदा हुआ, क्योंकि इसे महसूस हुआ जो इंसान इसकी बीमारी में इस तरह तड़प सकता है वो इतना बड़ा जलाद या माफिया नहीं हो सकता जितना चच्ची बता रही थी। मगर जैसे वो बिस्तर से उठने लगी, इसकी नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ चच्ची का दिया हुआ वो खुफिया मोबाइल फोन रखा था, जिस पर इस वक्त एक नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। और जैसे किरण ने कांपते हाथों से वो फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से असफंद की रोती हुई आवाज़ आई कि किरण मुझे बचा लो, श्याम मुझे मार देगा। और ये आवाज़ सुनते ही किरण के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और इसका वो नया पैदा होने वाला एतमाद एक ही झटके में शीशे की तरह चूर चूर हो गया। फोन की दूसरे सिरे से आने वाली असफंद की वो सिसकती कामती आवाज़ किरण के कानों में किसी जहरीले तीर की तरह बेवस्त हो गई और इसके पूरे वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज़ किसी बनावट की नहीं बल्कि सच्चे खौफ की लग रही थी। जहाँ असफंद बार बार रोते हुए कह रहा था, किरण खुदा के लिए श्याम को रोको, मुझे इस शहर में जीने नहीं दे रहा, और अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश ना की तो वो मेरी लाश तुम्हारे घर भिजवा देगा। और अभी असफंद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि श्याम ने नींद से बेदार होते ही किरण के हाथ में फ़ोन देखा और इसके चेहरे का रंग एकदम तब्दील हो गया, जिस पर इसने तड़प कर किरण के हाथ से वो फ़ोन छीना चाहा। मगर किरण ने एकदम पीछे हटते हुए नफरत की एक ऐसी निगाह श्याम पर डाली जिसने रात भर झागने वाले श्याम के मुखलिस जज्बों का खून कर दिया। और किरण ने जानदार आवाज़ में कहा कि तो ये तुम्हारा वो असल चेहरा जो तुम मुझसे छुपाने के लिए रात भर यहाँ ड्रामा कर रहे थे। तुम एक कातिल हो श्याम, तुमने असफंद को अगवा किया और अब इसे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हो ताकि मैं कुछ जान न सकूं। लेकिन श्याम, जिसकी आंखों में अभी चंद लम्हे पहले तक किरण के लिए फिक्र और मोहब्बत का समंदर था, वो एकदम मंजमद हो गया और इसकी शख्सियत पर दोबारा वही चट्टान जैसी सर्दी तारी हो गई।
और उसने गहरा सांस लेकर वो फ़ोन किरण के हाथ से लिया और बगैर कोई नंबर देखे इसे ज़ोर से फर्श पर दे मारा, जिससे इसके फ़ोन के पुर्जे उड़ गए और फिर उसने इंतहाई पुरसुकून मगर दिल चीर देने वाली आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं कातिल हूँ तो यहाँ सही किरण, क्योंकि मैं इन लोगों को अपनी सफाई देना पसंद नहीं करता जो दूसरों की ज़ुबान पर नाचते हुए। और वो बगैर कोई परवाह किए अपने कमरे से निकलकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। लेकिन जैसे वो बंगले से बाहर निकला, इसे अपने गार्ड्स को अलर्ट किया कि पता लगाओ ये फ़ोन किसका था। और दूसरी तरफ किरण अब सच का फैसला करने के लिए खुद इस चुंगल से निकलने का इरादा कर चुकी थी, क्योंकि इससे लग रहा था अगर वो अब भी खामोश रही तो यशवंत की जान चली जाएगी। अब किरण ने श्याम के घर में कैदी बनकर रहने से साफ इनकार कर दिया और वो अपनी माँ के घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही थी। मगर जैसे ही वो हाल में पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर इसके कदम वहीं जम गए, क्योंकि सामने सोफे पर चच्ची और चच्चा पहले से मौजूद थे और उनके साथ एक नहायती खस्ताल बिखरे बालों और फटे हुए कपड़ों में मलबूस लड़का सर झुकाए बैठा रो रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि यशवंत था। और इसे इस हालत में देखकर किरण के हाथ से इसका बैग छूटकर नीचे गिर गया और वो दीवानावार भागती हुई यशवंत के करीब पहुंची। यशवंत, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम्हें किसने इस हाल को पहुंचाया? तो यशवंत ने सहमे हुए अंदाज में हाल के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से श्याम अभी अभी दाखिल हुआ था। और यशवंत ने चिल्लाते हुए चच्चा के पीछे छुपने की कोशिश की कि मुझे बचाएं, ये श्याम मुझे मार डालेगा। इसने मुझे एक अंधेरे तय खाने में बंद करके रखा था। और ये सब सुनते ही चच्ची ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि देखा अर्शाद भाभी, आपकी बेटी शोर कितना बड़ा जालिम इंसान है। इसे हमारी इज्जत को खाक में मिलाने के बाद अब इस मासूम जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और किरण ने जब श्याम की तरफ देखा तो श्याम के चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई हैरत, बल्कि वो इंतहाई सुकून से अपने कोट के बटन खोलता हुआ इस मजमे के सामने आकर खड़ा हो गया। और उसकी खामोश नजरें सिर्फ यशवंत के चेहरे पर जमी थी, जो झूठ का लिबास दौड़े अंदर ही अंदर कांप रहा था। और किरण ने तड़प कर श्याम का गिरेबान थाम लिया और रोते हुए कहा, बोलो श्याम, अब खामोश क्यों हो? जवाब दो इन सबको कि तुमने यशवंत के साथ ये सब क्यों किया? क्या तुम्हारी दौलत ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम किसी की जिंदगी से भी खेल जाओ? लेकिन श्याम ने किरण के हाथ अपने गिरेबान से बहुत नरमी से उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए ऐसा जुमला कहा जिसने पूरे हाल में सन्नाटा फैला दिया। किरण, मैं अगर चाहता था यशवंत का वजूद इस दुनिया से मिटा सकता था, लेकिन मैंने इसे यहाँ खुद बुलाया ताकि तुम अपनी इन आंखों से देख सको कि तुम्हारी पसंद की हकीकत क्या है। मगर श्याम ने अपनी सफाई में एक भी सबूत पेश नहीं किया। हाल में तारी वो होलनाक सकूत दिलों की धड़कनों को तेज करने के लिए काफी था। जहां एक तरफ दिलों की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था, जहां एक तरफ किरण श्याम की खामोशी को इसका एतराफ जुर्म समझ रही थी, तो दूसरी तरफ यशवंत चच्ची के पीछे छुपा मजलूमियत का ऐसा नाटक कर रहा था जिस पर कोई भी इंसान सच का गुमान कर बैठे। लेकिन इसी रात जब श्याम अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा अंधेरे में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ चच्ची के घर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ यशवंत अपने वो फटे हुए कपड़े बदलकर एक महंगे ब्रांडेड का नाइट सूट पहन चुका था और इसके चेहरे पर खौफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो चच्ची के साथ बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। और यहाँ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यशवंत चच्ची की तरफ देखकर मकाना हंसी हंसते हुए कहा कि चच्ची, अमजद, देखा मेरा ड्रामा? इस बेवकूफ़ किरण को तो यूं लग रहा है कि मैं सचमुच मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। अब वह श्याम को अपनी जिंदगी में कभी कबूल नहीं करेगी। तो चच्ची ने अपने सोने के कंगन को घुमाते हुए जवाब दिया, बस अब अगला बार ऐसा करना कि वह श्याम खुद किरण को तलाक देने पर मजबूर हो जाए, और जो ही तलाक होगी हम श्याम से करोड़ों रुपए हर जाना बटोरेंगे और वो जायदाद भी हमारे हाथ आ जाएगी जो श्याम ने किरण के नाम किया। यानी यशवंत कभी अगवा हुआ ही नहीं था, बल्कि वो शुरू से चच्ची के साथ मिला हुआ था। और ये सब श्याम की दौलत हड़पने और किरण की जायदाद पर कब्जा करने का एक बाकायदा प्लान था, जिसके लिए इन्होंने किरण के जज्बात को मोहरा बनाया। मगर वो ये भूल रहे थे कि श्याम की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है जो इन सबको बहा ले जाएगा। अगली सुबह महल के दोनों दीवार जैसे किरण को काटने को दौड़ रहे थे, क्योंकि इसका वो भरोसा जो श्याम पर आहिस्ता आहिस्ता कायम हो रहा था वो मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन चुका था। और इसने अपने आंसुओं को पूंछते हुए अज़म कर लिया कि वो अब एक लम्हा भी इस कातिल और जालिम इंसान के साए तले नहीं गुजारेगी। और वो अपना सामान उठाकर नीचे हाल में आई तो सामने श्याम नाश्ते की मेज पर बैठा बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में काफी का मग हाथ में लिए था, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। और किरण ने इसके सामने जाकर अपना बैग पटका इंतहाई खारे से कहा, मैं तुम्हारा ये जहन्नुम छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ श्याम। तुमने अपनी दौलत के बलबूते पर मुझे खरीदा था ना, तो सुन लो, मेरी खुददारी तुम्हारी इस दौलत से कई गुना ज्यादा कीमती है और मेरी अदालत जाकर तुम जैसे सफाक इंसान से तलाक लूंगी। श्याम ने काफी का मग मेज पर रखा और उसकी गहरी संजीदा आंखों में ऐसा दर्द उभरा जिससे किरण की नफरत ने देखने से इनकार कर दिया। मगर श्याम ने इसे रोकने के लिए कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और ना ही कोई इल्तिजा की, बल्कि इसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सच
इस घर से बाहर है किरण तो तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना जब सच का सामना होगा तुम्हारे पास पछताने का वक्त नहीं होगा। और किरण के बात की एक और धमकी समझकर गुस्से से पैर पटकती हुई इसके इस आलीशान दरवाजे से बाहर निकल गई। जहां बाहर खड़ी एक आम टैक्सी में बैठते ही इसने मुड़कर इस सोने के पिंजरे को देखा जो इसकी मोहब्बत का मजार बन चुका था। मगर जैसे वो अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां शायद बेगम इसकी हालत देखकर रोने लगी, जो कि चच्ची अंदर ही अंदर अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इनका प्लान बिल्कुल ठीक से में जा रहा था। महल के चमकते दमकते कैद खाने से निकलकर किरण अपनी माँ के छोटे और तंग घर में तो आ गई, जहाँ इसे लगा था इसे सुकून मिल जाएगा। मगर यहाँ की फिजा तो इसे और भी ज्यादा दम घुटने वाली निकलेगी, क्योंकि चच्ची और कजन ने अब हमदर्दी के पर्दे में से तानों के तीर मारने शुरू कर दिए। बात बात पर अफसन की मजलूमियत का रोना रोकर किरण के दिल में श्याम के खिलाफ नफरत की आग को ठंडा नहीं होने दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे किरण को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जहाँ इसे बार बार वो रात याद आती जब वो तेज बुखार में तड़प रही थी और श्याम ने खुद जाकर इसके माथे पर पट्टियां रखी थी। और वो सोचने पर मजबूर हो जाती, एक कातिल और सफाक इंसान की आंखों में किसी के लिए इतनी तड़प और ऐसा कर्ब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ असफंद अब रोजाना इनके घर आने लगा, मगर इसके रवैये में वो पहले जैसी मासूमियत और हया नहीं थी, बल्कि वो हर बात में जायदाद के कागजात और श्याम से मिलने वाले हर जाने का जिक्र इस तरह करता जैसे इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पैसों पर हो। और एक शाम जब किरण ने असफंद को चच्ची के साथ कमरे में सरगोशियां करते देखा तो इसके दिल में पहली बार अजीब सा शक पैदा हुआ, क्योंकि असफंद के चेहरे पर खौफ का वो नामो निशान भी नहीं था जिसने श्याम के सामने देखा था, बल्कि वो बहुत बेबाकी से हंस रहा था। और यही वो एहसास से ज़िया था जो किरण को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था कि कहीं इसने जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं की। दोपहर को जब चच्ची और असफंद किसी वकील से मिलने सिलसिले में घर से गए हुए थे तो किरण चच्ची के कमरे में सफाई के घर से दाखिल हुई, जहां बेड के पास पड़े दराज को बंद करते हुए इसका हाथ चच्ची के एक पुराने परत से टकराया, जिसके अंदर से एक मुड़ा तोड़ा कागज और एक यूएसबी नीचे गिरी। और किरण ने जैसे तजस्सुस के मारे इस यूएसबी को अपनी माँ के पुराने लैपटॉप में लगाया तो इसके सामने एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई जिसने इसके पूरे वजूद का खून जमा दिया, क्योंकि इस वीडियो में असफंद और चच्ची साफ साफ बैठकर ये प्लान बना रहे थे कि किस तरह शादी की रात श्याम को किरण के कमरे की तरफ बुलाकर बदनामी का ड्रामा रचाना है, ताकि असफंद खुद शादी से इनकार कर सके और बाद में किरण की जायदाद हड़प करके इसे ब्लैकमेल किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें असफंद की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी जिसमें वो अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं तो इस किरण को किसी बाजार में बेच देता अगर वो श्याम बीच में ना आता। और ये सुनते किरण के पांव तले से जमीन निकल गई और इसका सर चकराने लगा, क्योंकि इसे वो थप्पड़ याद आया जिसने सड़क पर मासूम श्याम के चेहरे पर जड़ा था। और इसे श्याम का वो जुमला याद आया कि मैंने तुम्हें जहन्नम से निकाला किरण। और इस पछतावे के आंसू इसकी आंखों से बरसात की तरह बहने लगे, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि श्याम ने इसकी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए खुद को पूरी दुनिया की नजरों में विलन बना लिया, मगर इसका दामन दागदार होने से बचा लिया। और वो पागलों की तरह अपना दुपट्टा संभालती हुई अपने घर की तरफ भागी। मगर जैसे वो वहां पहुंची तो नौकर ने बताया कि श्याम सर तो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और उनकी फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। नौकर के मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज किरण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा और इसके दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे के लिए बिल्कुल थम गई, क्योंकि इसे इस बात का गुमान भी नहीं था कि श्याम इससे इस हद तक दूर चला जाएगा कि इनके दरमियान 7 समंदरों का फैसला आ जाएगा। और वो तड़प कर नौकर के सामने खड़ी हुई और इसके कंधे झंझोड़ते हुए रोकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। इन्होंने तो मुझसे कहा था वो हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे, वो कहाँ हैं? मुझे सच बताओ। मगर मुलाजिम ने इंतहाई दुख और अफसोस से सर झुका दिया और कहने लगा, बेगम साहिबा खान साहब ने कल रात ही अपने सारे बिजनेस के कागजात पर साइन कर दिए थे और उन्होंने इस बंगले की चाबियां और जायदाद के हकूक भी आपके नाम ट्रांसफर कर दिए। वो कह रहे थे अब इस शहर में इनका कोई नहीं जिसके लिए वो यहाँ रुके, इनकी फ्लाइट का वक्त हो चुका है और वो अब तक एयरपोर्ट पहुंच भी चुके होंगे। और ये सुनते किरण के हाथ से वो यूएसबी नीचे गिर गई जिसमें इसकी बेगुनाही और श्याम की अजमत का सच छुपा था। मगर इसने एक पल भी जाया करना मुनासिब न समझा और पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ भागी, जहाँ बाहर सड़क पर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान से गिरता हुआ पानी जैसे किरण के अंदर लगी पछतावे की आग को मजीद भड़का रहा था, क्योंकि इसे रह रहकर अपनी वो तमाम तलक बातें हकारत अमेज़ ताने और सबसे बढ़कर सड़क के बीचों बीच मारा हुआ वो थप्पड़ याद आ रहा था जिस पर श्याम ने उफ तक नहीं की और खामोशी से इसकी हर बदतमीजी को अपनी मोहब्बत के मान में बर्दाश्त कर गया। और वह टैक्सी के अंदर बैठी बार बार ड्राइवर से इल्तिजा कर रही थी कि भाई खुदा के लिए गाड़ी तेज चलाओ, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती इंसान मुझसे दूर जा रहा है, अगर आज मैं वहां ना पहुंची तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मगर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का इल्जाम और बारिश का पानी इसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन रहा था, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट के लाउंज का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था, जहाँ से हम अपना ब्लैक ओवरकोट पहने हाथ में पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लिए इंतहाई खामोशी और उदासी से फ्लाई के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था। और उसकी गहरी आंखों में अब ना कोई गुस्सा ना ही कोई इंतकाम, बल्कि एक ऐसा गहरा सकूत था जो किसी इंसान के अंदर सब कुछ टूट जाने के बाद
पैदा होता है क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी और इसी लड़की ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार और विलन समझकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इसलिए वो भी इस मुल्क में रुककर अपने जख्मों को मजीद हवा नहीं करना चाहता था। जैसे एयरपोर्ट पर इसकी फ्लाइट की आखिरी कॉल हुई तो श्याम ने एक आखिरी नज़र इस शहर की फिजा पर डाली और अपना हैंडबैग उठाकर बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसी लम्हे एयरपोर्ट के मेन हाल के दरवाजे से एक लड़की बदहवासी की हालत में अंदर दाखिल हुई, जिसका हुलिया बिल्कुल बिखरा हुआ था। बाल बारिश के पानी से गीले थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और वो कोई और नहीं बल्कि किरण थी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स की परवाह किए बगैर लाउंज के अंदर की तरफ भाग रही थी और चिल्ला रही थी कि श्याम, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मगर गार्ड्स ने इसे आगे बढ़ने से रोक दिया क्योंकि इसके पास बोर्डिंग पास नहीं था और वो वहीं सिक्योरिटी बैरियर के पास घुटनों के बल बैठती चली गई। और इसकी वो दर्दनाक चीख पूरे एयरपोर्ट पर गूंज उठी, जिसने वहां खड़े हर मुसाफिर को हैरत में डाल दिया। एयरपोर्ट के शीशे के हाल में जैसे वक्त बिल्कुल थम चुका था और किरण की वो दर्दनाक चीख लाउंज की दीवारों से टकराकर जब गूंजी तो बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते श्याम के कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए, जैसे इसके दिल के तारों को किसी ने बहुत बेरहमी से झंझोड़ दिया। इसने जब मुड़कर देखा तो सिक्योरिटी बैरियर के इस पार फर्श पर रूसी लिबास के बाद एक बार फिर किरण को इस तरह बिखरे और घुटनों के बल बैठे रोते देखा तो इसके अंदर का वह मजबूत चट्टान जैसा इंसान एक ही पल में मोम हो गया और वो अपना हैंडबैग वहीं छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाता हुआ दीवानावार किरण की तरफ बढ़ा, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स भी दोनों के बीच की शिद्दत और तड़प को देखकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। और श्याम ने जैसे ही आगे बढ़कर किरण के कांपते हुए कंधों पर हाथ रखा तो किरण ने एकदम सर उठाकर श्याम के इस शनासा चेहरे को देखा और बगैर कुछ सोचे इसके सीने से जा लगी, जैसे कोई तूफान में मारी कश्ती अपने साहल से आ लगी हो। और वो श्याम के कोट को अपने हाथों में भींचते हुए फूट फूट कर रो दी कि श्याम, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी थी, मैं गुनाहगार हूँ कि मैंने तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत पर इतना बड़ा शक किया और तुम जैसे मुखलिस इंसान के चेहरे पर हाथ उठाया। मुझे सब पता चल गया है श्याम, असफंद और चची का वो गुनाहना सच इस यूएसबी के साथ मेरे सामने आ गया। तुमने मुझे इस बाजार में बिकने से बचाया जहाँ मेरी अपनी चची मुझे धकेल रही थी। खुदा के लिए मुझे सजा दो, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर श्याम, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसुओं की नमी तैर रही थी, इसने बहुत धीरे से किरण को खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर वही पुरानी उदासी और संजीदगी वापस आ गई। इसने गहरा सांस लेते हुए इंतहाई धीमी मगर दिल चीर देने वाली आवाज़ में कहा, मैं कभी तुमसे किसी बदले या सिले की उम्मीद नहीं रखी थी किरण। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे वालिद के गुनाहों का बोझ तुम्हारी मासूम वजूद पर नहीं देखना चाहता था और मैंने तुम्हें इसवन जैसे लालची इंसान से बचाकर अपना पूरा फर्ज कर दिया। मगर जिस थप्पड़ ने मेरे वजूद को तोड़ा था वो थप्पड़ नहीं था किरण, वो तुम्हारा मुझ पर वंदा शक था जिसने जीते जी मेरी रूह को मार दिया। और मोहब्बत मांग कर या अपनी बेगुनाही को सबूत देकर नहीं की जाती। मैं ये महल और अब तुम्हारा मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। और ये कहकर श्याम ने जैसे अपना हाथ किरण की ग्रिप से छुड़ाया और वो मुड़कर दोबारा बोर्डिंग के गेट की तरफ जाने लगा तो किरण के पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसे महसूस हुआ इस बार श्याम इसका ये मान और इसका ये कर्ब इतना गहरा है कि वो इसे किसी आम इल्तिजा से नहीं मिटा पाएगा। और एयरपोर्ट के तमाम मुसाफिर जज्बाती हकीकी रिश्तों की जंग को दम साधे देख रहे थे। श्याम के कदम जैसे जैसे बोर्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे कि किरण को यूं लग रहा था जैसे इसके सीने से इसकी रूह खींची जा रही और अब वो रवायती दुल्हन या कमज़ोर लड़की नहीं थी जिसे अपने नसीब को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, बल्कि इसके अंदर अब अपने सच्चे प्यार को पाने की वो तड़प जा चुकी थी जो एक औरत को कायनात की सबसे ताकतवर मखलूक बना देती है। इसने आओ देखा ना ताओ वहीं एयरपोर्ट के भरे हाल में सब मुसाफिरों सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने भागकर श्याम के आगे अपने दोनों हाथ फैला दिए और सिसकते हुए घुटनों के बल फर्श पर बैठती चली गई, बिल्कुल इस तरह जैसे वो अपनी शादी की रात सड़क के बीचों बीच बैठी थी। मगर इस बार इसकी आंखों में बेबसी नहीं बल्कि अपने गुनाह के एतराफ़ और श्याम के लिए वहां मोहब्बत की चमक थी। किरण ने श्याम के बूटों पर अपने हाथ रख दिए और तड़प कर बोली, तुमने मुझे इस दिन सड़क से उठाया था ना श्याम, अजनबी बनकर भी मेरी इज्जत को अपने हिसार में लिया था ना, तो आज अपनी इस मुजरमा को यूं अपने कदमों में छोड़कर कैसे जा सकते हो। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारी रूह को जख्मी किया, मैंने इस सच्चे एहसास पर शक किया जो मुझे इस जहन्नुम से निकाल कर लाया था। तुम मुझे मेरी जायदाद छीन लो, मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लो श्याम, मगर खुदा के लिए मुझसे मेरा हक मत छीनो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे पछतावे की आग में जलकर तुम्हें मोहब्बत के काबिल बन सकूं। किरण को ये इल्तिजा इसके आंसुओं की बरसात और इसके वजूद का एक कब एयर पर मौजूद हर इंसान की आंख को नम कर गया। और श्याम जब तक चट्टान बना अपनी मोहब्बत को दफन करने जा रहा था, इसके कदम वहीं जकड़े गए और इसने जब नीचे झुककर किरण के इन कांपते हुए हाथों को देखा जो इसके पैरों को थामते हुए थे, तो इसकी जब्त का बंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसने तड़प कर किरण को बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया और इसे अपने मजबूत सीने के सार में यूं भींच दिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज को दोबारा खोने से डर रहा हो।
और श्याम के अपने आंसू इसके गालों से बहते हुए किरण के बालों में जज़ब होने लगे और उसने इंतहाई रुंधी हुई आवाज़ में कहा, पागल लड़की, काश तुमने एक बार भी मेरी खामोशी पढ़ी होती। काश तुमने इस रात मुझ पर यकीन किया होता। मैं तो इस दिन भी तुम्हारा था, और जब तुम किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी, और मैं आज भी तुम्हारा हूँ जब तुम खुद को मेरी मुजरमा कह रही हो। मोहब्बत में कोई हिसाब नहीं होता किरण, और मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया था। हाल में मुझे लोगों ने जब इन दो मोहब्बत करने वालों को यूं एक होते देखा तो पूरा एयरपोर्ट तालियों की गूंज से लरज उठा। श्याम ने फ्लाइट कैंसिल करवाई और वो किरण का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामे सीधा चच्ची के घर पहुंचा, जहां स्वंद और चच्ची जायदाद के बंटवारे के ख्वाब देख रहे थे। मगर जैसे ही श्याम और किरण पुलिस फोर्स के साथ वहां दाखिल हुए तो इनके सानों गुमान में भी ना था कि बाजी पलट चुकी है। किरण ने आगे बढ़कर वीआईपी और तमाम सबूत चच्चा और पुलिस के सामने फेंके और चच्ची के मुंह पर जोरदार थप्पड़ चढ़ते हुए कहा, ये इस थप्पड़ का हिसाब है जो आपकी वजह से मैंने एक मासूम इंसान को मारा था। पुलिस ने स्वंद और चच्ची को फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में कड़ियां लगाई और जब वो दोनों जिल्लत रुसवाई के साथ गली से गुजर रहे थे तो मोहल्ले के वही लोग जो किरण पर थू थू कर रहे थे आज श्याम की अजमत और किरण की सच्ची मोहब्बत को रश्क की निगाह से देख रहे थे। किरण और श्याम पुरतईश मास्टर बेडरूम का, जहाँ खिड़की से चांद की खूबसूरत रोशनी अंदर आ रही है और बारिश अब थम चुकी है। किरण सुर्ख जोड़े में मलबूस आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी जब श्याम ने पीछे से आकर इंतहाई मोहब्बत और मान से इसके कंधों पर अपना हाथ रखा और इसके माथे पर अपने इश्क की मोहर सबत करते हुए कहा, अब तुम इस सोने के पिंजरे की कैदी नहीं किरण, बल्कि श्याम के दिल की धड़कन हो। और किरण मुस्कुराकर इसके सीने पर सर टिकाया खुद को कायनात की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस करती है।